नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम करंट अफेयर के इकोनॉमी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहले मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको ये समझाना चाहूँगा कि यह जो केंद्रीय बजट है वह किन परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यह जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएँ होती हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह जो बजट है वह आरपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य जिनमें सभी भर्ती परीक्षाएँ जिनमें केंद्र की करंट अफेयर आती है, राष्ट्रीय करंट अफेयर आती है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में बात करते हैं। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया और यह अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल का कौन सा बजट है? ये पहला बजट है। अमृतकाल के विजन में सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि भाई हमारे किस चीज़ का हमें विकास चाहिए, हमें विकास कैसे करना है। तो पहला है नागरिक विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर देना। दूसरा है विकास और रोजगार का सृजन पर बल देना और तीसरा है बृहद आर्थिक सुदृढ़ता को मजबूत करना, यानी कि अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। तो 3 चीज़ों पर, नागरिकों में, युवाओं पर को केंद्र में रखा गया है और विकास और रोजगारों को बढ़ाने पर जोर दिया है और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने पर जोर दिया है। 3 पहलुओं पर जोर दिया है। देखिए, अमृतकाल तक की हमारी यात्रा के दौरान 4 मौके हमारे देश को बदलने में सहायक होंगे। यह 2023-24 के बजट में बताया है। पहला मौका है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, यानी कि बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है और इसके तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को समृद्ध किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें उन सभी प्रयासों को किया जाएगा जिससे उनकी दक्षता में क्या हो सके, सुधार हो सके। पर्यटन को बढ़ाने पर जोर दिया है और हरित विकास पर जोर दिया है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार को सुनिश्चित करेंगे। तो हमारे जो आज़ादी के जो हम 100वां स्वतंत्रता महोत्सव मना रहे होंगे, तब हम अपनी यात्रा में, विकास की यात्रा में किन किन चीज़ों पर परिवर्तनकारी मान सकते हैं। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा जितने भी हमारे कारीगर हैं उनके कौशल विकास पर, तीसरा पर्यटन और चौथा ग्रीन एनर्जी पर उन्होंने बजट में ध्यान दिया है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिसमें बजट का अगर हम बात करें तो 45.03 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें हमें 26,32,281 करोड़ राजस्व प्राप्ति है और 18,70,816 करोड़ पूंजीगत प्राप्ति हैं। यानी 26,32,281 करोड़ हमने राजस्व प्राप्त किया है और 18,70,816 करोड़ हमने पूंजीगत प्राप्ति की हैं। खर्चा भी राजस्व में ज़्यादा होगा, 35,02,136 करोड़ राजस्व में खर्चा होगा और पूंजीगत खर्चा जो होगा वो हमारा लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। चलिए हम आगे के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं आंकड़े, वह विभिन्न घाटे से संबंधित पूछे जाते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है और यदि हम करोड़ में बात करें तो 17,40,816 करोड़ रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% और अगर हम पैसों में बात करें तो 8,69,855 करोड़ और प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%, 4,99,867 करोड़ और प्राथमिक घाटा जो है, प्राइमरी डेफिसिट जो है, वह 2.3% रहने का अनुमान है, 7,06,845 करोड़ सॉरी। तो अब हम बात करें, इसको एक बार और रिवाइज करेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, राजकोषीय वर्ड बड़ा है तो घाटा भी बड़ा होगा, 5.9%। राजस्व वर्ड छोटा है, 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी और ज़्यादा कम हो गया तो 1.7% और प्राथमिक तो पहले प्रारंभिक घाटा जो है वो कम ही होता है तो वो 2.3%। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, राजकोषीय घाटा 5.9%, राजस्व घाटा 2.9%, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%, प्राथमिक घाटा 2.3%। आगे हम बात करें, सरकार ने वर्ष
25-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। कितना परसेंट लाने का लक्ष्य रखा है? 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र के में सुधार के से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान 17,86,116 करोड़ लगाया है, अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। अब हम बात करें कि पैसा आता कहाँ से है, तो यहाँ पर एक एक चीज़ को बताया है। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है 2023-24 बजट के अनुसार उधार से आता है। हमारा सबसे ज़्यादा पैसा उधार से आता है 34%, जीएसटी से आता है हमारा 17%, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 15% और इनकम टैक्स से आता है 15%। ये दोनों बराबर हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपसे कि जो हमारा पैसा आता है वो कौन कौन से टैक्स बराबर हैं। कॉर्पोरेट टैक्स बराबर है और इनकम टैक्स एक दूसरे के बराबर हैं। और यूनियन एक्साइज ड्यूटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है 7% और सीमा शुल्क से आता है हमें कस्टम ड्यूटी से आता है 4%। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो आता है हमारे उधार और अन्य देय से आता है। जाता कहाँ पर है, यानी हमारा पैसा जाता कहाँ पर है, तो हम 20% पैसा ब्याज चुकाने में खर्च करते हैं और 18% पैसा हम राज्यों को टैक्स का जो पैसा आता है उसमें 18% पैसा जो है वो देने राज्यों को देते हैं। और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए हम जो केंद्र सरकार योजना चलाती है उसमें 17% पैसा खर्च करते हैं। वित्त आयोग की योजनाओं के लिए हम 9% और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 9% और रक्षा क्षेत्र में हम 8% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो देखिए करंट अफेयर में बजट से संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो इसीलिए प्रत्येक आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार पढ़कर आप इसको याद रख सकते हैं। एक बार रिवाइज कीजिए। सबसे ज़्यादा हम कहाँ देते हैं? ब्याज चुकाने में। फिर हम राज्यों को जो टैक्स का हिस्सा है वो देते हैं 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 70%, वित्त आयोग की योजनाओं के लिए हम 9%, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 9% और रक्षा क्षेत्र में हम 8% खर्च करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बजट 2023-24 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं, जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करेंगी। जिनमें से इम्पॉर्टेंट हैं 7 प्राथमिकताएं: समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। हमारी 7 प्राथमिकताएं हैं। एक बार दोबारा देखिए। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र हमारी 7 प्राथमिकता योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से जब प्रश्न बन सकता है तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी क्षेत्र या कौन सी प्राथमिकता 2023-24 के बजट के अनुसार नहीं है। तो इन 7 के अलावा जो भी होगी वो नहीं होगी। आगे हम बजट के बारे में बात करें तो आगे हम बात करें जो पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है संपूर्ण चीज़ों का विकास, सभी चीज़ों को साथ रखकर आगे बढ़ने का जो विकास है उसे हम बोलते हैं समावेशी विकास। कृषि एवं सहकारिता, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे? कितने पैसे? 2200 करोड़। और इसके उद्देश्य से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराना। आगे हम बात करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा नाम इस्तेमाल लिया? मोटे अनाज का लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा बड़ा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बाजरा अनुसंधान कहाँ पर है? हैदराबाद में, को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नवीन उपयोजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं, सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है।
आगे हम बात करें पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन पर। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के मिशन की शुरुआत की जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम सिकल सेल एनीमिया से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। कौन सी ईयर तक मुक्त हो जाएंगे? 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया रोग से मुक्त हो जाएंगे। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा। 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी और बच्चे और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की भी स्थापना का लक्ष्य रखा गया है 2023-24 बजट के अनुसार। फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। अब हम बात करते हैं प्राथमिकता नंबर 2, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाने। किस तरह से भारत सरकार ने इस बजट में बताया है कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंच बनेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू होगा। पीवीटीजी विकास मिशन शुरू होगा संवेदनशील जनजातीय समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार के लिए। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू होगा जनजातीय समूहों को विकास के लिए। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की क्या करेगी? नियुक्ति करेगी। तो 38,800 टीचर की भर्ती और सहायक कर्मचारियों की भर्ती के बारे में इस बजट में बात की गई है। कर्नाटक के सूखा प्रणव मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई व पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए खर्चे में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। तो पीएम आवास योजना में कितना खर्चा बढ़ा दिया गया है? 66% वृद्धि कर दी गई है। भारत साझा पुरालेखन निधान भारत श्री के बारे में बात करते हैं। यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों डिजिटलकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। यानी कि हमारे जो पुरातात्विक लेख हैं उनका डिजिटलाइजेशन करने के लिए भारत श्री योजना का जो शुरुआत है भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था में असमर्थ हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बजट को एक एक लाइन को हमें पढ़ना होता है और सभी बातों को याद रखने का एक तरीका है कि इसको 2-3 बार यदि हम पढ़ लें तो वो हमें पूरी तरह से याद हो जाता है। आगे हम बात करें प्राथमिकता नंबर 3 की, तो अवसंरचना एवं निवेश। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बड़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है इस बजट के दौरान, जो कि अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की जाएगी। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण में सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यानी राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की जाएगी और इसके लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। अब हम प्राथमिकता नंबर 4 की बात करें, सक्षमता को सामने लाना। देखिए, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म शुरुआत किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए, ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति चलाई जाएगी।
लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय में ई न्यायालय परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और देखिए इस पर एक एक चीज़ पे ध्यान रखिए। विवाद से विश्वास वन किसके लिए है? एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए। दूसरा है विवाद से विश्वास टू, सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों को निपटाने के लिए। और अगला है एमएसएमई के बड़े व्यवसाय चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यानी अब आधार को और डिजी लॉकर को आपके मूलभूत आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। कितने? 100 लैब्स इसमें स्थापित किए जाएंगे 5G सेवाओं के आधारित के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे बजट में कौन सा प्रावधान रखा गया है, ये देखें तो व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा विधेयक पेश किया गया है? जन विश्वास विधेयक। कितने केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए? 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए। अब अगली प्राथमिकता है हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। पर्यावरण के प्रति जीवन शैली में आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा बजट भाषण में दी गई थी, तो इसको सभी छात्र याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यानी आयात की निर्भरता, या जीवाश्म ईंधन मतलब होगा पेट्रोल और डीजल की जो आयात की निर्भरता है वह हमें कम करके कब तक कम कर लेनी है? 2030 तक। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय परिक्षण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। और पीएम प्रणाम, इस योजना को याद रखिए आप, पीएम प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग, इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। यानी कि केमिकल खाद जो है उसको संतुलित प्रयोग करें या उस पर निर्भरता हम कम करें, और अन्य माध्यम के द्वारा, जैविक खादों के द्वारा हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। इस बात पर ध्यान देने के लिए जिस योजना को शुरू किया गया है वह है पीएम प्रणाम। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वेनाइज, इसकी फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे? 500 लगाए जाएंगे। अगले 3 वर्ष में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए क्या देगी? सहायता देगी, पैसा देगी। मैंग्रोव पौधा रोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। तो मैंग्रोव वनस्पतियों के जो संरक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? मिष्टी की। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि व जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो किसके तहत बढ़ावा देगी? आर्द्र भूमि व जैव विविधता को बढ़ावा देगी। किसके तहत? अमृत धरोहर योजना के तहत। अगली जो प्राथमिकता है, छठी प्राथमिकता, युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इसके तहत 4.0 इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल स्थापित किए जाएंगे। कितने? 30। ये संख्या याद रखें आप। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार दिया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय
प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरुआत की जाएगी। आगे हम बात करें केंद्रीय बजट में 2023-24 में पर्यटन की। चुनौती मोड़ के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में शामिल किया जाएगा। यानी कि ऐसे स्थान जहां पर चुनौतीपूर्ण रास्ता है, उन रास्तों को, उन स्थानों को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। देखें अपना देश मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा, यानी इस योजना के तहत भारतीय लोगों को स्वदेश दर्शन भी कराया जाएगा। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी स्थानों का विकास किया जाएगा, पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और आगे हम बात करें राज्य के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद की जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर यूनिट मॉल स्थापित किए जाएंगे राज्यों के द्वारा। अब प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वित्तीय सूचना सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी या भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। और इस राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री में इससे कुल ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता भी प्राप्त होगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी और कंपनियों को त्वरित रेस्पॉन्स के लिए केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि 2022 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 76% की, और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 30 लाख रुपए कर दिया गया है। इसको याद रखें आप। अब हम आगे बात करें, ये देखिए ये हमारे थे 7 प्राथमिकताएं। इन सभी 7 प्राथमिकताओं को हम एक बार अच्छे से और दोबारा पढ़ेंगे और उसके बाद हमें ये अच्छे से याद हो जाएंगी। केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट। देखिए मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। और विनिर्दिष्ट सिगरेटों का पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि सिगरेटों पर जो टैक्स सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है, 16%। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। तीसरा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप। और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है और स्टार्टअप में भारत का तीसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से लेकर 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन किए गए और 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया। PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। यानी इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने बताया कि हमने इतने वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। चलिए अब हम बात करते हैं PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर कितनी हो गई, 1.97 लाख। यानी वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1.97 लाख रुपए है। अगर व्यक्तिगत आयकर की बात करें तो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों से कोई कर का भुगतान नहीं करने का प्रावधान किया गया है। कितना, 7 लाख। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर सुविधाओं में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है।
देखिए यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है, टैक्स देने वाले जो लोग हैं वो इसको अच्छे तरह से समझते हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक पे 0 टैक्स लिया जाएगा और 3 से 6 लाख रुपए पे 5% टैक्स लिया जाएगा। 6 से 9 लाख रुपए की यदि आमदनी है तो 10% टैक्स, 9 से 12 लाख है तो 15% टैक्स, 12 से 15 है तो 20% टैक्स और 15 लाख रुपए से ऊपर है तो 30% टैक्स भारत सरकार ने रखा है, जो कि वेतनभोगी व्यक्तियों को देना होता है। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य और पेंशनभोगियों को 15,000 तक ही उपलब्ध है। तो पेंशनभोगियों के लिए कितनी है 15,000 और वेतनभोगियों के लिए कितनी है वेतनभोगियों के लिए है ये राशि 50,000 रुपये तक की। आगे हम बात करें, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। और देखिए 2023-24 की बजट योजना के तहत की योजनाओं पर कितने कितने पैसे खर्च करने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के लिए 79,590 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपये, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान बजट में रखा गया है। आगे हम बात करें, बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय परिवहन के लिए 5,17,034 करोड़ रुपये, रक्षा के लिए 4,32,000, ये पूछा जा सकता है आपसे, 720 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 2,38,204 करोड़ रुपये और शिक्षा के लिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रखा गया है। अब बात करते हैं बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च कितना किया गया। देखिए बजट 2022-23 के तहत रक्षा मंत्रालय पर 5.94 लाख खर्च किया गया था। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम खर्चा है वो रक्षा मंत्रालय पर रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने में किया गया। सड़क एवं परिवहन और राज्य मंत्रालय ने 2.70 लाख करोड़ रुपये खर्च किया। रेल मंत्रालय पर 2.41 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 2.06 लाख करोड़ रुपये इस पर खर्च किए गए और गृह मंत्रालय पर 1.96 लाख करोड़ रुपये को खर्च किया गया। अब हम बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं। देखिए, काला बाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। ब्रॉड गेज रूट की 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है वह भी कितने तक रखा गया है 2023 तक रखा गया है। और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का जो लक्ष्य है वह रखा गया है 2023 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग एवं नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का जो लक्ष्य है वह रखा गया है 2024 तक। सबके लिए आवास का लक्ष्य 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वह रखा गया है 2024 तक। 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन, हर घर में नल से जल यानी स्वच्छ जल की आपूर्ति का जो लक्ष्य रखा गया है वह रखा गया है 2024 तक। और सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का जो लक्ष्य है वह रखा गया है 2024 तक। 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा, 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2025 तक $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है वह 2025, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य है वह रखा गया है 2025 तक। और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वह रखा गया है 2030 तक।
तो 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला प्राप्त करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाने का जो लक्ष्य है वह रखा है 2025 तक। आगे हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कितने तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 24-25 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक। भारत पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त होगा 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉन वाहन रखने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाने का लक्ष्य, ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। देखिए इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो 2047 तक भारत ने इसको कम करने का लक्ष्य रखा है। भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक और पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2050 तक। और भारत द्वारा नेट जीरो जो लक्ष्य है वह 2070 तक, यानी कि कौन सी ईयर में भारत बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा उसका लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। तो साथियों मैं समझता हूँ कि केंद्रीय बजट जो है वो 1-2 बार यदि इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बजट देखिए, केंद्रीय बजट जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ना तो हमें कुछ छोड़ना होता है ना ही कोई इम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, इसीलिए हमें इसको बार बार पढ़ना होता है। तो इसीलिए 1-2 बार इसका आप क्या करें, रिवीजन करें, जिसके माध्यम से आप इसको केंद्रीय बजट को सीख जाएंगे और जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे निश्चित ही आप उनको हल कर पाएंगे। और आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों तक इसका भी लाभ पहुंच सके। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।